दुकानें हटा रही है तो हमें स्थान भी देना चाहिए, पर हमें जगह नहीं दी जा रही, जिससे हमें रोजगार की समस्या उत्पन्न होगी। तो दुकानदारों ने दूसरी जगह की मांग की है कि ठीक है आप हमें हटा रहे हैं, लेकिन दूसरी जगह हमें दीजिए। रोजगार के लिए अपनी चिंता जाहिर इन्होंने की है, तो सब्जी दुकानदारों ने इसका विरोध भी दर्ज कराया है। यहाँ बहुत पहले से दुकान लग रहा है, यहाँ सब आ रहा, पुलिस वाला सब आ रहा, हटा रहा कि यहाँ बाजार नहीं लगेगा का कि हम लोग कहाँ जाएंगे, सब्जी को लेके कहाँ बेचेंगे। क्या बोलता है? क्या बोलता है कि यहाँ से हटाओ, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी कि यहाँ बाजार नहीं लगेगा। सुबह 5 बजे आते हैं, 11 साढ़े 11 में बाजार खत्म हो जाता है। उसी में जो 200-400 रुपये कमाते वही हम लोग घर जाते हैं, फिर कहीं दूसरा बाजार देखते हैं। इस तरह हम लोग काम करते हैं। यहाँ पर सब्जी खरीदते ज्यादातर कौन लोग रहते हैं? सब्जी खरीदते यहाँ इधर मोहल्ले वाले सब रहते हैं, डॉक्टर भी सब रहते हैं, सबको रहते हैं। हर कोई यहाँ रहता है सब्जी खरीदने में, कोई ऐसा नहीं है कि आदमी है सो कोई बात नहीं। देगा तो क्या कीजिएगा आगे आप लोग क्या करेंगे? जैसा नहीं तो हम लोग फिर बेरोजगारी हो जाएंगे। और रांची से बड़ी खबर, जहां नशे के सिंडिकेट को ध्वस्त किया गया है। पुलिस ने नेक्सस का भंडाफोड़ किया है, एक दंपति को गिरफ्तार भी किया है, 1 किलो गांजा सहित कैश बरामद किया गया है। सुखदेवनगर थाना क्षेत्र से ये गिरफ्तारी, बड़ी कार्रवाई। रांची से ये बड़ी खबर, जहां पुलिस ने इस नेक्सस का भंडाफोड़ किया है। तो नशे के सिंडिकेट को चलाता था एक दंपति को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। वो खिड़की से अपना घर से कभी उनका ये पुरुष देते हैं, कभी महिला भी देते हैं। तो इस तरह से वेरीफाई हो गया। उसके बाद हम लोग एक टीम बना के गए उसके घर में और घेराबंदी करके सर्च किए, तो उसके घर पे काफ़ी मात्रा में गांजा 1 ग्राम से अधिक मिला और उससे जो गांजा पैकिंग करने का काफ़ी सारा सामान मिला। इसे बाद में दोनों से पूछताछ किया गया, तो ये बताया कि ये दोनों काफ़ी समय से गांजा की खरीद बिक्री कर रहे हैं। गुमला से बड़ी खबर, जहां हनुमान और शिव मंदिर में तोड़फोड़ हुई। आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया, मंदिरों में मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया गया है। गुस्साए लोगों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। इलाके में तनाव का माहौल है। घाघरा प्रखंड कार्यालय का यह मामला सामने आया है, जहां मूर्तियां क्षतिग्रस्त की गई है और इस हनुमान और शिव मंदिर में तोड़फोड़ के बाद से लोगों का आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। नेता हैं, अगुआ हैं, हमारे के मालिक हैं, वही कमजोर हैं। उन्हीं के इशारे पर यहाँ पर हिंदू को तुष्टीकरण नीति के तहत इस तरह से घटना घट रही है। खुलेआम पशु तस्करी हो रहा है, खुलेआम मंदिर पर तोड़फोड़ हो रहा है, खुलेआम हिंदू की बेटी बहन का अपहरण हो रहा है। कुछ नहीं, यहाँ पर हिंदुओं को सिर्फ शोषित हो रहा है। और आज जो घटना घटी है घाघरा का, कि ये थाना ब्लॉक परिसर में जहाँ पर गार्ड प्रशासन रहते हैं, ये तो आम बात है। और मंदिर देहात में वो टूटे अलग बात है, लेकिन जहाँ प्रशासन के नाक के नीचे थाना के नज़दीक में मंदिर टूट जाए तो ये तो दुर्भाग्य है झारखंड का। हम हिंदुओं के लिए तो बहुत बड़ा अपमानित हो रहा है इस क्षेत्र में। साहिबगंज से भी बड़ी खबर है, जहां युवती की गला रेतकर हत्या कर दी गई है। जंगल से युवती का शव मिला है, शक के कारण हत्या की आशंका है। प्रेमी की निशानदेही पर शव मिला है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बरहेट के जंगल में शव मिला, तो बड़ी खबर, जहां जंगल से इस युवती का शव मिला है, शक के कारण हत्या की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि प्रेमी की निशानदेही पर यह शव मिला है। प्रेमी से पूछताछ जारी है। खबर धनबाद से है, जहां की केंदुआडी में पिछले 15 दिनों से जहरीली गैस का लगातार रिसाव हो रहा है, जिसका अभी तक समाधान नहीं निकला है। सांसद ढुलू महतो ने एक बार फिर से केंदुआडी का दौरा किया और डीसी से फोन पर बात कर लोगों की समस्या को दूर करने का आग्रह किया। वहीं झारखंड सरकार मुख्य सचिव डीजीपी ने निरीक्षण कर लोगों से हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। बता दें कि जहरीली गैस रिसाव से प्रभावित लोगों का बीसीसीएल सेंट्रल अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं स्थानीय वार्ड पार्षद प्रतिनिधि ने इस गैस रिसाव के लिए बीसीसीएल को जिम्मेदार ठहराया है। आज के नाम पर ये लोग अपना बिल फाड़ रहा है। 1 रुपया का अगर बोला जाए कि दवा अपने यहाँ से नहीं देता, बार बार ये गरीब महिला 2500 का दवा कहाँ से लाएगा? करिए आप, भरे ये कहाँ का नीति है भैया? तो वास्तव में यहाँ के लोगों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। अगल बगल में जिस प्रकार से कानून को ताक में रख के आउटसोर्सिंग चलाया जा रहा है, माइनिंग
जो अंडरग्राउंड माइंस जो चला है, जिसमें बालू भराई होना चाहिए, नहीं हुआ है। माफियाओं के द्वारा बालू भराई नहीं करके इसी तरह से बिल बनाकर पैसा उठा लिया गया। इस सब को जांच होनी चाहिए। और ये जब से सीएमडी आया तब से इस तरह का भ्रष्टाचार और ज्यादा बढ़ा है, इस तरह का क्राइम बढ़ा है, चोरी बढ़ा है। इस पर कार्रवाई होना चाहिए, हर हाल में होना चाहिए। मगर अभी जो तत्काल में जो समस्या है, जो गैस रिसाव के चलते इस आसपास के सभी लोग बहुत परेशान में हैं। परेशानी में 3 लोग मारे गए हैं, उसका भी मुआवजा 50,000 और 60,000 रुपये मिल रहा है। सीएमडी खुद आकर इसका जांच करे और उस परिवार को मतलब जो नियम संगत है उसको मुआवजा दे और उस परिवार को आश्रित को कुछ व्यवस्था करे रोजी रोजगार का। सर्कल और खेल से जुड़ी बड़ी खबर, जहां 28 दिसंबर से 10 जनवरी तक विमेंस हॉकी इंडिया लीग होना है। मरांग गोम के स्टेडियम में विमेंस हॉकी इंडिया लीग होना है। विदेशी खिलाड़ी 20 से 21 दिसंबर को रांची पहुंचेंगी। रांची रॉयल्स की टीम में झारखंड की 4 खिलाड़ी शामिल हैं, जिसमें संगीता कुमारी, निक्की प्रधान, ब्यूटी डुंगडुंग और दीपिका सोरेन शामिल है। 11 से 16 जनवरी मेंस हॉकी इंडिया लीग का आयोजन हो रहा है। तो देखिए, खेल और खिलाड़ियों के लिए यह बड़ा मौका, बड़ा आयोजन। मरांग गोमती स्टेडियम में विमेंस हॉकी इंडिया लीग का आयोजन होना है। विदेशी खिलाड़ी 20 से 21 दिसंबर को रांची पहुंचेंगी, लेकिन सबसे खास कि टीम में झारखंड की 4 खिलाड़ी संगीता कुमारी, निक्की प्रधान, ब्यूटी डुंगडुंग और दीपिका सोरेन शामिल हैं। झारखंड में हॉकी इंडिया लीग का शुभारंभ 28 दिसंबर से होना है। खिलाड़ियों को रांची पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं स्टेडियम जो है, मैदान जो है वो सजकर तैयार है और ये वो तमाम खिलाड़ी ऐसे खिलाड़ी हैं जो भविष्य में भारतीय टीम में प्रतिनिधित्व करेंगे और यहाँ मैदान में प्रैक्टिस करती है। हॉकी इंडिया लीग की बात करें तो इस हॉकी इंडिया लीग में पहली दफ़ा जो रांची की टीम है वो इस बार रांची के मैदान में अपना जौहर दिखाते हुए नजर आएंगी। पूरा मैदान सज धज कर खिलाड़ियों के इंतजार में है कि एक विशेष आयोजन जब यहाँ होना है तो उसे विशेष बनाने की तैयारी भी चल रही है। मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में हॉकी इंडिया द्वारा हॉकी इंडिया लीग का आयोजन जो है वो होना है। विदेशी महिला खिलाड़ी 20 और 21 दिसंबर को रांची पहुंच जाएंगी। वहीं हॉकी इंडिया लीग में महिला के साथ साथ पुरुषों का भी मुकाबला रांची में खेला जाना है, जो 11 से 16 जनवरी तक खेला जाएगा। रांची रॉयल्स की टीम में झारखंड के 4 स्टार खिलाड़ी इस बार शामिल होने वाली हैं, जिनमें से संगीता कुमारी, निक्की प्रधान, ब्यूटी डुंगडुंग और दीपिका सोरेन शामिल होंगी। झारखंड की सलीमा टेटे रांची रॉयल्स के खिलाफ मैदान में उतरते हुए दिखेंगी। कि इंडिया लीग सिर्फ खिलाड़ियों के लिए ही नहीं बल्कि आने वाले भविष्य में जो बच्चे भारतीय टीम में खेलना चाहते हैं उनका भी मार्ग प्रशस्त करता है। हॉकी इंडिया का ये आयोजन निश्चित रूप से झारखंड का मान भी बढ़ाएगा और यहाँ के खिलाड़ियों के लिए एक विशेष उत्साह भी होगा। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। तो रांची एक बार फिर से हॉकी के रंग में रंगने वाला है। हीरो विमेंस हॉकी इंडिया लीग की शुरुआत 28 दिसंबर से होने वाली है। हॉकी इंडिया और हॉकी झारखंड इस आयोजन की विशेष तैयारी कर रही है। सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस आयोजन को लेकर खिलाड़ियों का आने का सिलसिला भी शुरू होने वाला है। मंगलवार को 9 भारतीय खिलाड़ी रांची पहुंच जाएंगे। वहीं 19 दिसंबर को 4 और खिलाड़ी रांची पहुंचेंगे। बाकी सभी खिलाड़ी 22 दिसंबर के दिन रांची पहुंच जाएंगे। 23 दिसंबर से मैदान में नियमित अभ्यास सत्र भी शुरू हो जाएगा। बता दें कि महिला हॉकी इंडिया लीग के सभी मैच रांची में खेले जाने हैं। हमारा ये कहना है कि हम लोग रांची रॉयल्स के नाम से जान रहे हैं, तो हम लोग फाइनल जीतेंगे और पूरी तैयारी हो रही है। आप पूरे स्टेडियम में घूम के देख लीजिए, रंगाई पुताई सब झारखंड सरकार माननीय मुख्यमंत्री के आदेश पर सभी लोग, हमारे जो अध्यक्ष है हॉकी इंडिया के महासचिव श्री भोलानाथ सर के द्वारा ये सब किया जा रहा। टीम 16 को रात में आ रही है, 17 से हल्का फुल्का प्रैक्टिस होगा और 19 को फिर 8 लड़कियां आएगी। और जो विदेशी खिलाड़ी हैं, ये फ्लाइट का शेड्यूल थोड़ा सा ये हो गया, वो 22 या 23 को यहाँ आ जाएगी। 23 से रांची रॉयल्स का फुल प्रैक्टिस सवेरे शाम चालू हो जाएगा। रांची से बड़ी खबर, जहां सरकारी धान खरीद की आज से शुरुआत हो गई है। 783 केंद्र पर आज से खरीदारी शुरू हो चुकी है। 60 क्विंटल धान खरीद का लक्ष्य सरकार ने रखा है। किसानों को एक मुश्त भुगतान करना होगा। बोनस सहित 2450 रुपए का भुगतान किया जाना है।
विभागीय मंत्री ने विधायक को केंद्र पर रहने को कहा। विधायकों को केंद्र पर रहने का निर्देश दिया गया है। किसानों का मनोबल बढ़ाने को भी कहा गया है। तो धान खरीद की शुरुआत आज से, और किसानों को सरकार ने यह तोहफा दिया है। 60 क्विंटल धान खरीद का लक्ष्य रखा गया है और एकमुश्त यह भुगतान किसानों के खाते में। खबर रामगढ़ से है, जहां पैक्स के माध्यम से आज से 22 अधिप्राप्ति केंद्रों पर धान की खरीदारी की शुरुआत हो रही है। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी से निगरानी हो रही है। जिले में इस बार 2 लाख क्विंटल धान खरीदारी का लक्ष्य रखा गया है। बता रहे कि 2450 रुपए किसानों को 2 किस्त की राशि एक बार में ही भुगतान कर दी जाएगी। इसके साथ साथ 4G ई-पॉश मशीन से धान की खरीदारी होगी। एक किसान अधिकतम 200 क्विंटल धान बेच सकेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गृह जिले रामगढ़ में आज से धान की खरीदारी 22 अधिप्राप्ति केंद्रों पर शुरू की जा रही है। और आपको बताना चाहेंगे कि इस वर्ष 2 लाख क्विंटल धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है और ये धान अधिप्राप्ति सीसीटीवी कैमरे के निगरानी में की जाएगी। किसानों से धान की खरीदारी सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में खरीदारी की जाएगी और 4G ई-पॉश मशीन से खरीदारी की जाएगी किसानों से, और उसमें एक मुश्त किसानों से 8 दिन के अंदर मैक्सिमम राशि का भुगतान किया जाएगा किसानों को। इस वित्तीय वर्ष में रामगढ़ जिला अंतर्गत 2 लाख क्विंटल धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है। कुल 22 अधिप्राप्ति केंद्र चयनित किए गए हैं और 2 राइस मिल हैं। तो बहुत खुशी की बात है, आज से चालू हो रहा फैक्स। तो हम लोग इसके लिए हम लोग बराबर धान देते आ रहे हैं। जब से हमको याद पड़ रहा है, जब से हमारा धान मतलब पैदा हम बराबर इसी में डालते हैं और पैसा भी लगभग हम लोग को ठीके मिलते आ रहा है, कोई दिक्कत भी नहीं है। 4G ई-पॉश मशीन से खरीदारी हो रहा है, कैसे देखते हैं? सुने हैं कि बहुत 4G से हो रहा है कि इस साल एक ही मुफ्त में पैसा मिलेगा। बताना चाहेंगे कि इस बार 4G ई-पॉश मशीन के माध्यम से धान की खरीदारी होगी। एक किसान 200 क्विंटल अधिकतम धान अधिप्राप्ति केंद्रों पर बेच सकेंगे और 2 किस्तों की राशि उन्हें एक बार में ही भुगतान कर दिया जाएगा। फिलहाल आप देख सकते हैं सारी तैयारियां जो है यहाँ पर कर ली गई है और कुछ देर में ही किसान जो हैं यहाँ पर धान बेचने के लिए यहाँ पर पहुँचेंगे। आपको बताना चाहेंगे कि बीते वर्ष भी 2 लाख क्विंटल धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था। इसके जवाब में लगभग 1,46,000 क्विंटल धान की अधिप्राप्ति की जा सकी थी। फिलहाल जो है किसान धान अधिप्राप्ति केंद्र खुलने से काफ़ी खुश दिख रहे हैं, क्योंकि इस बार धान की खरीदारी में काफ़ी पारदर्शिता बढ़ते जाने का दावा जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। खबर रांची से है, जहां के कांकेर प्रखंड के होचर गांव में चूल्हे पर चढ़े धान की तस्वीर चारों तरफ नजर आ रही है। यहां हर घर के किसान की समृद्धि के पीछे धान की पैदावार ही है। यहां किसान धान को बेचने के बाद साल भर का अनाज खाने के लिए अपने घरों में रख लेते हैं और अब यहां धान को उबालकर उससे चावल निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हम इस समय राजधानी के होचर गांव में हैं, जहां बड़े पैमाने पर किसानों ने धान की खेती की है, लेकिन ज़्यादातर किसानों ने अपने धान बिचौलियों को बेच दिए हैं। लेकिन घर में खाने के लिए जो धान रखा जाता है उसको किस तरीके से रखा जाता है, कैसे फसल से धान की जो फसल होती है उससे धान निकाला जाता है, उसकी एक आपको तैयारी दिखाते हैं। होचर गांव की जो महिलाएं हैं इस समय हर घर जाएंगे तो ये तस्वीर आपको आम नजर आएगी। आप क्या कर रहे हैं इसमें? इसको अभी सिझा रहे हैं, डबका रहे हैं। हाँ। पहले इसको सिझा लेंगे, खौला लेंगे सुबह में। खौलाने के बाद इसको 12 घंटा छोड़ देंगे। छोड़ने इसके अंदर जो धान है हटाइएगा, इसके अंदर जो धान है वो जो फसल होती है धान की सीधे उसके डाल दिया आपने? हाँ, खेत से आया धान, उसको मिसवाए और इसको हम लोग अपना खाने भर रख लें, बाकी सब बेचा गया और इसको हम लोग साल भर खाएंगे अभी इसको चावल बना के। पूरा एक बार खौला करके जो तैयार फसल उसको खौला करके और फिर सीधे क्या करते हैं 12 घंटे उसे ही बर्तन में छोड़ देते हैं और फिर इसको आप जो है इसको फिर जो है यहाँ पर धूप में सुखाया जाता है। देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है जो पूरे बर्तन में गर्म यानी पूरे धान को जो गर्म किया गया है, खौलाया गया, उसके बाद धूप में सुखाया जा रहा है। अच्छा, धूप में सुखाने के बाद सीधे क्या करते हैं? मशीन से कुटवा के चावल बना लेते हैं एकदम। हाँ। इसको सुखाने इसको फिर बोरा में करके बीट के प्रक्रिया होता है इसका सुखाने में। कितना दिन लगता है? 2 दिन पूरा लगता है सुखाने में। अच्छा, 2 दिन इसको धूप में सुखाया जाता है।
जब सूख जाता है फिर उसको अपना निकाल लेते हैं बोरी में डाल के, फिर मशीन में कुटवा देते हैं, फिर चावल बन जाएगा। होचर के हर घर में कहानी यही है कि ज़्यादातर किसानों ने धान की जो फसल है उसे बेच दी है, लेकिन जो धान अपने खाने के लिए रखा है उसको अब चावल बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, होचर, रांची। और इस बीच रांची से बड़ी खबर, जहां सीएम हेमंत सोरेन आज दिल्ली जाएंगे। सीएम आज दोपहर 2 बजे दिल्ली रवाना होंगे। कल राज्यपाल संतोष गंगवार के बेटे की रिसेप्शन पार्टी है, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को शामिल होना है। दोपहर 2 बजे दिल्ली रवानगी सीएम हेमंत सोरेन की होनी है। कल राज्यपाल संतोष गंगवार के बेटे की रिसेप्शन पार्टी में शामिल होंगे। झारखंड बीजेपी में संगठनात्मक चुनाव को लेकर राज्य भर के 519 मंडल अध्यक्षों और मंडल प्रतिनिधि के नाम की घोषणा जिलावार लगातार की जा रही है। बीजेपी की इसी सूची में गढ़वा के रामकंडा और चिनिया मंडल के प्रतिनिधि के रूप में जिन नामों की घोषणा हुई, उसमें दोनों में मृतक बीजेपी नेता का नाम शामिल था। रामकंडा से मंडल प्रतिनिधि के तौर पर पारसनाथ माली का नाम सूची में जारी किया गया, जिनका निधन अक्टूबर महीने में ही हो चुका है। वहीं अप्रैल में ही गुजर चुके राम सकल कोरबा को चिनिया मंडल का प्रतिनिधि बनाया गया था। हालांकि बाद में परिवार और कार्यकर्ताओं की ओर से आपत्ति दर्ज किए जाने के बाद दोनों का नाम सूची से हटाकर संशोधित लिस्ट अब जारी किया गया है। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद बीजेपी ने इसके पीछे एआई जनरेटेड साजिश बताया है। नहीं, देखिए, इसमें मुझे लगता है कि आपको ये पहलू भी देखना होगा कि इस मामले की जांच हो रही है कि आखिर ये चूक है या एआई जनरेटेड वीडियो है। अभी तो आपने देखा ना, राहुल बाबा एक रशिया के क्लब में डांस करते हुए उनका वीडियो आ गया था, बाद में पता चला एआई जनरेटेड वीडियो था। तो कल बीजेपी ने स्पष्ट रूप से अपने ऑफिशियल ग्रुप में डाल दिया कि भाई ये हमारे नए मंडल अध्यक्ष हैं और ये उनके साथ एक प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है। उनकी जो सूची है वो डाल दिया। अब कौन विपक्षी दल हमारी किस सूची को एआई से जनरेट करा के कर रहे हैं, तो ये तो वही जान सकते हैं। खबर जामताड़ा से है, जहां के प्रसिद्ध दुखिया बाबा महादेव मंदिर प्रांगण में हर साल करमदाह मेला का आयोजन होता है। यह ऐतिहासिक मेला न सिर्फ श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बनता है, बल्कि सरकार के लिए राजस्व का भी बड़ा स्रोत साबित होता है। हर साल इस मेले की डाक लाखों रुपए में होती है, जिससे जिला प्रशासन को काफी राजस्व की प्राप्ति होती है। इस साल भी करमदाह मेला की डाक 59,07,000 रुपए में हुई है, लेकिन इसके बावजूद मेला क्षेत्र और संबंधित पंचायत में किसी प्रकार का विकास कार्य नहीं हुआ, जिससे स्थानीय ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। कदम हम इसके लिए सरकार तक आवाज उठाएंगे, आगे तक जाएंगे कि भाई हमारे यहाँ से सरकार जब इतना राजस्व ले रहे हैं तो यहाँ संबंधित पंचायत को जो मिलना चाहिए, यहाँ का लाभ होना चाहिए। यहाँ विकास, पैसा अगर मिलता तो यहाँ विकास का काम भी हम कुछ करते। खबर गिरिडीह से है, जहां जैनियों के सबसे बड़े तीर्थस्थल पारसनाथ में इन दिनों श्रद्धालुओं का आगमन शुरू हो गया है। श्रद्धालु जहां एक और पूरे पहाड़ की वंदना बाइक और पैदल से कर रहे हैं, वहीं कुछ श्रद्धालु डोली के जरिए भी 27 किलोमीटर पहाड़ की वंदना करते हैं। वहीं डोली वालों पर श्रद्धालुओं से मनमानी वसूली करने का भी आरोप लग रहा है। जानकारी के मुताबिक दिन पर दिन डोली की संख्या कम हो रही है। ऐसे में जब कभी डोली की डिमांड अधिक होती है तो एक श्रद्धालुओं से 20,000 से अधिक चार्ज किए जाते हैं और मजबूरन श्रद्धालुओं को देना भी पड़ता है। 30,000 40,000 रुपए लेते हैं। कोई देने वाला है नहीं, वैसा कोई देने वाला भी है और कोई लेने वाला भी है। ठीक है, अच्छा। जैसे ज्यादा भीड़ आ जाता है उस टाइम पे डोली की संख्या ज्यादा नहीं रहता है। हाँ। ठीक है, और श्रद्धालुओं की संख्या ज्यादा हो जाता है उस टाइम पे। कुछ लोग ऐसे जो डिमांड कुछ ज्यादा कर देते हैं। अच्छा, वही 10,000 12,000। तो दिन ब दिन देखा जा रहा है कि डोली वाले की संख्या कम होते जा रहा है, मोटरसाइकिल वाला बढ़ते जा रहा है। उसी वजह से उसी वजह से नहीं, पूंजीपति वाले जो है ना, हाँ, अब दबंग कर रहे, उन लोग का गाड़ियां ले लिया। गरीब आदमी के पास में गाड़ी है नहीं उतना, पैसे नहीं, 1,00,000 1.5 लाख रुपया आएगा तभी ना बाइक चल लेंगे। खबर रांची से है, जहां के जगन्नाथ मंदिर की सड़क पिछले 4 महीने से टूटी हुई है। अलग अलग विभाग और अलग अलग विशेष टीम टूटी हुई सड़क का अवलोकन कर रही है, लेकिन अब तक सड़क का निर्माण नहीं कराया गया। मंदिर की 4 सीढ़ियों में से एक रास्ता जो सीधे मंदिर तक पहुंचता था, वो अगस्त में भारी बारिश के कारण टूट गया था, लेकिन उसकी अभी तक मरम्मती नहीं हुई। झारखंड में मानसून में इस बार जमकर बारिश हुई थी।
बारिश का हालात ये रहा कि कई जगहों पर सड़कें टूटी, पुलिया टूटी और कई जगहों के आवागमन बाधित रहे। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि बरसात को 4 महीने बीत गए, आज इसकी चर्चा क्यों हो रही है? आज इसकी चर्चा इस वजह से हो रही है क्योंकि राज्य को विकासशील पथ पर चलाने का दावा करने वाली सरकार के दावे यहाँ खोखले होते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल दिसंबर का ये महीना चल रहा है और अगस्त के महीने और जुलाई के महीने, अगस्त सितंबर के महीने में बरसात जमकर हुई थी। अगस्त के महीने में ही रांची के जगन्नाथपुर मंदिर यानी राज्य के एक प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक और एक ऐसा जगह जो बेहद ही खूबसूरत और लोगों को समय बिताने का जगह है, वहां पिछले 4 महीने से सड़क टूटे हुए हैं लेकिन उसके मरम्मती का कार्य नहीं हो पा रहा है। दावे ये किए जाएंगे कि अलग अलग टीम और अलग अलग विभाग यहाँ जांच करने आती है, जांच किया जाता है और तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त जल्द ही कर ली जाएगी। लेकिन सवाल ये होता है कि जब कई महीने गुजर गए तो अब तक किसका इंतजार किया जा रहा? ये घटना अगस्त के महीने की है। अगस्त के महीने में भारी बरसात के बाद जगन्नाथपुर मंदिर आने वाले एक रास्ते जो है वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। बारिश इतनी तेज होती है कि सड़कें ढह जाती हैं, बैरिकेड को तोड़कर वो नीचे चली जाती हैं और उसके बाद अब तक इस सड़क का मरम्मती जो है वो नहीं कराया गया, जिसकी वजह से जगन्नाथपुर मंदिर का एक दिशा जो है वो पूरी तरीके से बाधित है। लेकिन सवाल यही होता है कि 4 महीने गुजर जाने के बाद भी अब तक इस सड़क की मरम्मती क्यों नहीं हुई? 4 महीने में राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थल या पर्यटन स्थलों में से एक जगन्नाथपुर मंदिर के आने वाले सड़क की मरम्मती क्यों नहीं कराई गई है या इसमें कितने वक्त लगेंगे, सरकार को ये देखने की जरूरत है। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। और चलिए यहाँ एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द वापस आते हैं।